नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2000 जो आपकी क्राम प्री रीट एग्ज़ाम करवाने जा रही है, 16 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। आवेदन चालू है, इसकी अंतिम डेट है वो 12 फरवरी है। तो क्राम प्री रीट देना चाहते हैं ज़रूर आवेदन कर दें। बेहतरीन मॉडल पेपर ये आयोजित करवाती है। प्री रीट एग्ज़ाम पेपर हूबहू RBSc लेवल का होगा। ये जो पिछले साल 2021 का क्राम प्री रीट पेपर है, तो किस प्रकार उसमें सवाल पूछे गए 150 क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। परीक्षा से पहले एक परीक्षा प्री रीट एग्जाम 2025, जिसके आवेदन की अंतिम डेट है 12 फरवरी 2025। परीक्षा तिथि है वो 16 फरवरी 2025 को। 200 प्लस GST आपके परीक्षा का शुल्क लागू होगा। क्राम अकेडमी यह प्री रीट एग्जाम करवाएगी संपूर्ण राजस्थान में 16 फरवरी को। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, उससे पहले 2021 का इन्होंने जो प्री रीट एग्जाम करवाया था वो जरूर देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सबसे पहले सेक्शन 1 है, CDP के 30 क्वेश्चन वो देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, CDP का पहला क्वेश्चन आया था कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तत्वों में समाहित किया जाता है। यानी गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना सिद्धांत में बुद्धि के तत्व कौन कौन से हैं उनके अनुसार। ऑप्शन ए आएगा इसका, संक्रिया है, विषय वस्तु है और उत्पादन। गिलफोर्ड का त्रिआयामी जो सिद्धांत है उसमें ये 3 आएगा, यानी ऑप्शन इसका ए आएगा वो सही आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल कि जो रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स किस प्रकार का परीक्षण माना जाएगा। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है वो किस प्रकार का परीक्षण है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, वो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि संबंधित परीक्षण है लेकिन अशाब्दिक है, यानी नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। बेहतरीन क्वेश्चन। तीसरा सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है। व्यवहारात्मक यानी बिहेवियरल एनालिसिस मेथड है वो नहीं है, कौन सा व्यक्तित्व का। ऑप्शन सी है रोसा सही दबाव परीक्षण, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। अगला चौथा सवाल था, शेल्डन ने कौन सी विशेषता आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की नहीं बताई थी। शेल्डन ने आयताकृतिक प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं बताई। ऑप्शन डी कलात्मक और अंतर्मुखी नहीं बताया। मजबूत व पेशी शरीर वाले होते हैं, सुसंगत शरीर वाले होते हैं, ऊर्जावान और साहसी भी होते हैं। पांचवा क्वेश्चन था, फ्राइड के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके संबंध में जिनमें से किस कथन से आप सहमत नहीं है। ऑप्शन ए से आप सहमत नहीं होंगे क्योंकि इड अहम और पराअहम संप्रदाय न होकर वास्तविक भौतिक संरचनाएं हैं। बाकी अहम धैर्यवान, तर्कसंगत और वास्तविकता सिद्धांत से संचालित होता है, बिल्कुल सही है। पराअहम इड व अहम को ये बताता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर इच्छा विशेष की संतुष्टि नैतिक है अथवा नहीं, और मूल प्रवृत्तिक जीवन शक्ति जो इड को ऊर्जा प्रदान करती है वो लिबिडो कहलाती है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन ए है वो सही होगा। छठवां सवाल है, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में निम्न स्तरीय निष्पादन के बाद एक नया कलम खरीदता है और ये कहता है कि वह आगे की परीक्षा में नए कलम के साथ उच्च स्तर का निष्पादन प्रदर्शित करेगा, यह रक्षा युक्ति कौन सी होगी। बेहतरीन सवाल, तो ये युक्तिकरण है, रेटियोनाइजेशन। बेहतरीन ये क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन पूछा था कि वह विकार जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा लेता है, उसके बाद रेचक से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से बाहर निकलता है और व्यक्ति पेट साफ होने के पश्चात तनाव व नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है, तो ये विकार कौन सा विकार होगा। इस विकार का नाम है शुद्धतिशीयता, यानी आप इसको इंग्लिश वर्ड देखोगे तो बुलिमिया नर्वस है इसको कहा जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आएगा। रीट L1 का ये पेपर है, CDP के हम पहले क्वेश्चन 30 देख रहे हैं, जो L2 वाले भी देख सकते हैं, कॉमन पार्ट है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है,
जो अधिगम असक्तता वाले बालकों में क्या होता है, अधिगम असक्तता वाले बालकों में पठन वैकल्य के लक्षण है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होगी वो ऑप्शन डी में होगी, ये सभी होगी, यानी उन्नत तार्किक चिंतन होता है, प्रश्न करने की प्रवृत्ति, समस्या समाधान की अधिक योग्यता होती है, सूचना प्रक्रमण की उच्च गति होती है, सामान्यीकरण और विभेदन करने की श्रेष्ठ योग्यता होती है। नेक्स्ट 10वां सवाल है, सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की रिक्त स्थान द्वारा नियत हो जाती हैं तथा रिक्त स्थान सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं। रिक्त स्थान हेतु आपको उपयुक्त शब्दों का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक संभाव्यता की सीमाएं व्यक्ति की आनुवांशिकता द्वारा नियत हो जाती हैं और पर्यावरण सृजनात्मकता के विकास को उद्दीपित करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। आगे 11वां क्वेश्चन है, मानसिक रूप से बेबंधित बालकों की बुद्धि लब्धि का वह स्तर जिस पर उनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वह अपना दैनिक कार्य स्वयं कर सके, वो कौन सा है, तो वो मित्रों 25 से 50 बेबंधित बालकों की बुद्धि लब्धि का स्तर है वो 25 से 50। अगला 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी जो एनसीएफ 2005 है, उसमें उल्लिखित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा नहीं है, सिद्धांत नहीं है, इस सब पर गौर करना है। तो 12 का सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, परीक्षा को अपेक्षाकृत कठिन बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना, ये मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। इनके मार्गदर्शक सिद्धांत आपको ध्यान रखना है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, और एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित नहीं है ऑप्शन डी वाला। प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम उसका पूरा किया जाना, यह अध्याय 4 में जो विद्यालय और शिक्षक के उत्तरदायित्व से संबंधित ये नहीं है। गैर शैक्षिक कार्य परियोजनाओं के लिए शिक्षकों को उपयोजित किए जाने का प्रतिषेध है इसमें, और विद्यालय प्रबंध समिति और विद्यालय विकास योजना भी है। बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध भी है, ऑप्शन डी इसका आएगा 13 का। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी विशेषता क्रियात्मक अनुसंधान की नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता ऑप्शन बी वाली नहीं होगी, इसमें समस्या अनुभवजन्य न होकर वैज्ञानिक पद्धति से चयन की हुई होती है, यह क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता देख लो, इसका उद्देश्य विद्यालय और कक्षा की कार्यप्रणाली में सुधार लाना है, इसकी रूपरेखा लचीली होती है और ये कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। नेक्स्ट 15वां सवाल है, मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है इनमें, ऑप्शन डी मूल्यांकन का क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है, ये कोई विशेषता नहीं हुई। मूल्यांकन परिमाणात्मक और गुणात्मक विवरण को मूल्य प्रदान करता है, ये ज्ञानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को उद्देश्य की जांच भी करता है, और मूल्यांकन के द्वारा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण दोनों संभव है। नेक्स्ट 16वां सवाल है, सीखने के प्रतिफल के उद्देश्य क्या हैं। सीखने के प्रतिफल के ये सब उद्देश्य होंगे, ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके उद्देश्य देख लो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं, आयु वर्ग के बच्चों का गुणवत्ता युक्त शिक्षण सुनिश्चित करना, और बालकों को सीखने और निरंतर प्रगति स्तर को जांचने के लिए मानदंड तय करना, और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास करना। 17वां सवाल है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, ये सवाल है। ऑप्शन ए आएगा इसका 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास के संदर्भ में जो सत्य नहीं है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी विकासात्मक प्रक्रिया में बालक का व्यवहार विभेदीकृत से अविभेदीकृत और परिष्कृत से अपरिष्कृत परिलक्षित होता है, ये विकास के संदर्भ में असत्य है। बाकी सत्य कथन देख लो, बालक में वर्तमान में दृष्टिगत कोई भी परिवर्तन उसके पूर्व के अनुभवों और बुद्धि का संशय होता है, और अधिगम एक प्रकार का विकास ही है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयास से उसके स्वयं के द्वारा होता है। व्यक्ति की आदतों, अभिवृत्तियों और व्यवहार का जो आरंभिक वर्षों में विकसित होता है, वहीं आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन बी इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा इनमें से? ऑप्शन सी असंगत है, उत्तर बाल्यावस्था पूर्व विद्यालयावस्था नहीं होती। शिशुअवस्था शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है इस समय। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु और किशोरावस्था वीर पूजा की भावना पैदा हो जाती है। अगला 20वां सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है कि इस अवस्था में बालक में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में कमी आती है और बालक के चिंतन में उत्कर्मण्यता का विकास होता है। बालक में संग्रहण, संरक्षण और वर्गीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है। इन विशेषताओं का संबंध पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी किस अवस्था से इन विशेषताओं का संबंध है? बेहतरीन क्वेश्चन। तो वो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां सवाल है कि एक 4 वर्षीय बालक निम्न में से विकासात्मक प्रक्रिया की किस अवस्था से संबंध रखता है? 4 वर्ष का बालक विकासात्मक प्रक्रिया की पहल बनाम दोष की अवस्था से संबंध रखेगा। बेहतरीन क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट 22वां सवाल, किस आयु तक बालक में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है? 2 शब्दों तक का सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास होता है, वो आयु है 20 से 24 माह की आयु। ऑप्शन डी इसका सही होगा, यानी 2 वर्ष तक बालक है वो 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोल जाता है। 23वां क्वेश्चन है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है उसका चयन करना है। असत्य कथन मित्रों ऑप्शन बी वाला होगा। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध गुणात्मक नहीं होकर योगात्मक होता है, यह सत्य हो गया। योगात्मक ना होकर के गुणात्मक होता है, वंशानुक्रम इंटू वातावरण होता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी है, बिल्कुल सही है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना असंभव है। बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 26वां सवाल है, कौन सा कथन सही है? सही कथन, राइट कथन इनमें से ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। परिपक्वन है वो सीखने पर निर्भर नहीं करता, जबकि सीखना है वो परिपक्वन पर निर्भर करता है, बिल्कुल ये राइट कथन है। नेक्स्ट 25वां सवाल है, एक बालक किसी साइकिल के पास जाता है और उसी दौरान साइकिल का टायर तेज हवा के साथ फट जाता है। अचानक हुई इस घटना से बालक डर जाता है और भविष्य में साइकिल के पास जाने से घबराता है। तो इस घटना के संदर्भ में सही युग्म का आपको चयन करना है। साइकिल अनुबंधित उद्दीपक है, तेज आवाज़ अनअनुबंधित उद्दीपक है, या डरना अनअनुबंधित अनुक्रिया है, या ये सभी। 25 का ऑप्शन डी, तो ये सभी युग्म सही होंगे। साइकिल अनुबंधित उद्दीपक हो गया, तेज आवाज़ अनअनुबंधित उद्दीपक है और डरना है अनअनुबंधित अनुक्रिया हो गई। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। 26वें सवाल को अधिगम सिद्धांत है और संबंधित मनोवैज्ञानिक है। अधिगम सिद्धांत है जिससे प्रश्नात्मक अधिगम सिद्धांत, इसको अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूर का ये सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए में 3 आएगा। फिर अव्यक्त अधिगम सिद्धांत जो टॉलमैन का है, इसको संकेत अधिगम भी कहा जाता है, चिन्ह अधिगम भी कहा जाता है। और अंतर्दृष्टि जो अधिगम का सिद्धांत है वो कोहलर का है, और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है वो स्किनर का है। थॉर्नडाइक का प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का है। प्रयत्न व भूल सिद्धांत या त्रुटि सिद्धांत। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का होगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन सही है वो सी सही है। 3, 2, 5, 4। नेक्स्ट सवाल है 27वां, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन सी असत्य कथन है, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें संज्ञानात्मक और गत्यात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यह असत्य कथन हो गया। भाग्य चिंतन संगठित, लक्ष्य निर्देशित और उद्देश्यपूर्ण होता है। चिंतन मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है और तर्क चिंतन की वह प्रक्रिया है जिसमें निष्कर्ष होता है या सामान्य नियमों का आधार पर समस्या समाधान होता है। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, कल्पना के विषय में सत्य कथन आपको चयन करना है। कल्पना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता, ये सत्य कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में से कौन सा कथन है वो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए उपयुक्त नहीं है, अभिप्रेरणा एक बाह्य अवस्था है जो काल्पनिक न होकर वास्तविक होती है, ये सही नहीं है। अभिप्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की होती है, लेकिन अभिप्रेरणा अपने आप में सौम्य एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, सौम्य एक अंत है। ये सवाल भी आ चुका है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। अभिप्रेरणा किसी खास क्रिया को करने की ओर दिशा निर्देशित होती है और अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है, बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन सीडीपी का, बुद्धि की प्रकृति के विषय में आप किस कथन से असहमत हैं, यानी सहमत नहीं है। बुद्धि के फलस्वरूप ही व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करे ऐसा आवश्यक नहीं है, इससे आप असहमत हैं। बुद्धि के कारण व्यक्ति में विवेकशील और अमूर्त चिंतन करने का सामर्थ्य आता है। समस्या समाधान हेतु व्यक्ति बुद्धि से उत्पन्न होने वाली सूझ का सहारा देता है और बुद्धि के कारण व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन और अनुकूलन करने की योग्यता का विकास होता है। इस प्रकार मित्रों हमने 30 MCQ CDP के देखे, जो L1 और L2 दोनों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे लैंग्वेज खंड सेक्शन सेकंड, जो लैंग्वेज फर्स्ट है हिंदी, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के क्वेश्चन है, तो दोनों लेवलों के लिए इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होंगे, जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, गद्य से आधारित सवालों के जवाब देने हैं आपको। 31 क्वेश्चन है, मानव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। मानव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये सवाल है। अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय होगा इसमें। उपसर्गों के प्रयोग की दृष्टि से असंगत क्या है इसमें। उत्खनन है वो सही उपसर्ग के प्रयोग की दृष्टि से असंगत हो गया। पर्यावरण सही है, असंगत सही है, अप्रत्याशित सही है। अगला सवाल है, महाविनाश में समास कौन सा होगा। इसमें समास है वो तत्पुरुष समास है। 33 का सही होगा ऑप्शन बी। हम सेक्शन सेकंड भाषा मान्य हिंदी देख रहे हैं। 34वां सवाल है, गंधस में एक शब्द प्रयोग हुआ घोर संकट, इसमें घोर क्या है वो बताना है, तो इसका अर्थ होगा विशेषण। घोर है वो विशेषण है, घोर संकट, संकट का विशेषण घोर हो गया। निम्न में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी में नहीं है। कालिंदी नहीं होता, विष्णुपति होता है, भगीरथी होता है और नदीश्वरी भी होता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, जो कि एक अध्यास से आधारित ये भी सवाल है। निम्न में से लिंग की दृष्टि से असंगत है, सही नहीं है। लिंग की दृष्टि से ऑप्शन सी सही नहीं है। अनुभव, प्यार, छतरी, थकावट लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। 37वां सवाल है, हमने इस छतरी पर लगभग आधे घंटे विश्राम किया, वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है, तो सामान्य भूतकाल इसमें प्रयुक्त हुआ। अगला सवाल है, निम्न में से किस राजस्थानी शब्द का हिंदी रूप बयार है, तो वो शब्द हो गया ऑप्शन सी ए वे बी दोनों बायरी और भाड़, इन दोनों शब्दों का हिंदी रूप बयार है। 39 क्वेश्चन है, इन दरवाजों में अंधेरा रहता है, इसमें कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान काल। गंध्यास में सभा शब्द प्रयुक्त हुआ है, सभा शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। आपने बुलाया होता तो हम आपसे आते, अर्थ के आधार पर ये वाक्य का कौन सा भेद है, तो ऑप्शन सी संकेतार्थक वाक्य होगा ये। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल भी आ चुका है। 42 क्वेश्चन है, निम्न वाक्य को मिश्र वाक्य में आपको परिवर्तन करना है। राम आया और श्याम चल दिया, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। ये संयुक्त वाक्य है, यानी दोनों स्वतंत्र वाक्य, राम आया और श्याम चल दिया, इसको आश्रित वाक्य करना है, यानी मिश्र वाक्य होगा आश्रित वाक्य। तो सही होगा ऑप्शन सी, जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये इस ऊपर आश्रित हो गया इसलिए मिश्र वाक्य, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल है, हंसपद किस विराम का एक और नाम है, तो वो विराम चिन्ह है त्रुटि विराम। त्रुटि विराम का दूसरा नाम हंसपद भी है, यानी त्रुटि हो जाती तो ऐसे कर दें, ऊपर वो लिख देते हैं, वो हंसपद हो गया। अगला सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे भले नेता हैं, रेखांकित वाक्यांश है, यानी भारत के सबसे भले नेता, ये वाक्यांश हो गया संज्ञा पदबंध का, क्योंकि ये संज्ञा अटल बिहारी वाजपेयी, फिर भारत के सबसे भले नेता, तो संज्ञा पदबंध। भारत भी एक संज्ञा है। आसारा दीवा राजस्थानी मुहावरे का अर्थ क्या है। आसारा दीवा, इसका मुहावरे का अर्थ है अच्छे भविष्य की उम्मीद करना। अगला सवाल हिंदी शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन,
आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो वो होती है सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? तो विधि है बाल उद्यान पद्धति यानी किंडरगार्टन पद्धति। अगला सवाल है 48 क्वेश्चन है, सवाल है कि अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। ऑप्शन ए में सुलेख विहीनता, ध्वनि विकृति, ध्वनि लोप, शब्द लागू की प्रवृत्ति हो जाती है। अगला सवाल है बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? पहला शब्द बच्चे का निकलता है वो ठोस वस्तु से होता है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, 50वां सवाल पूछ रहा है अपने को कि निम्न में से कौन सा विकल्प समवाय विधि का द्योतक है? समवाय विधि गद्य और पद्य रचनाओं के आधार पर व्याकरण पढ़ाना। शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है किस प्रकार का होता है? केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताएं। 52 क्वेश्चन है कि एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहे हैं और किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपाय कर रहे हैं? कविता पाठ का आयोजन कर रहे हैं तो वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं। वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना कौन सा कार्य पहले कराया जाता है इन दोनों में से? वर्णमाला पढ़ना पहले फिर लिखना बाद में होगा। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है वो कहलाती है, ऑप्शन सी आएगा अभिक्रमित अनुदेशन विधि। 55 क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन नहीं है। पाठ्यपुस्तक शिक्षण का साध्य है? नहीं, साध्य नहीं होकर के ये क्या है? साधन है। पाठ्यपुस्तक का प्रस्तुतीकरण सरल से जटिल होना चाहिए। मुद्रण पाठ्यपुस्तक का रूपात्मक पक्ष है और पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी भाषा की वर्तमान परीक्षा प्रणाली का दोष क्या है? ये सभी दोष हैं। अनेक भाषिक तत्वों के परीक्षण की उपेक्षा की जाती है। साहित्यिक सौंदर्य तत्वों के बोध, अनुभूति और अभिरुचि के परीक्षण की उपेक्षा होती है। विषय वस्तु पर अत्यधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने पर प्रदान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है। ये कथन कहने वाला है गुल्मी, मायर्स और प्लायर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है भाई, एक जांच पत्र कई बार दिए जाने पर भी फल में एक रूपता बनी रहे, ये परीक्षण का कौन सा गुण है? यानी कई बार एक जांच पत्र को जांचा है फिर भी उसके परिणाम में वहीं बना है तो वो है वस्तुनिष्ठ विश्वसनीयता। ऑप्शन बी आएगा, यानी जांच पत्र विश्वास करने योग्य है। 59 वाला है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्येक विज्ञान प्रकार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है? रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न यह प्रत्येक विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट सवाल 60वां और आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शैक्षिक निदान की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? शिक्षण विधि का चयन है वो शैक्षिक निदान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। छात्रों का चयन है, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन है और कठिनाई स्थलों का अन्वेषण है। तो इस प्रकार 60 का सही होगा ऑप्शन बी। तो इस प्रकार हम 30 MCQ देखेंगे मित्रों आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी के, रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। आ गई लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश में या नहीं देख करके मैं सीधा आपके जो लैंग्वेज सेकंड संस्कृत है वो देखेंगे। लैंग्वेज सेकंड संस्कृत के 30 क्वेश्चन देखेंगे हम। इंग्लिश आपको ये प्रैक्टिस पेपर संपूर्ण अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सेकंड लैंग्वेज हम देखेंगे वो देखेंगे संस्कृत। यह सारी फर्स्ट लैंग्वेज चल रही है, फर्स्ट लैंग्वेज के क्वेश्चन है, संपूर्ण क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। लैंग्वेज फर्स्ट आपके चाहे हिंदी हो फिर भी इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर देखिएगा। भाषा सेकंड हिंदी, इनको भी ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैं सीधा संस्कृत के लिए चलता हूँ। सेक्शन 3 के जो सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है उसके 30 क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए।
खंड थर्ड संस्कृत के भाषा सेकंड संस्कृत के 30 MCQ हम देखेंगे जो L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। गणित से आधारित क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है सुचयतु इत्यत्र लकार पुरुष वचन चिनुत। सुचयतु यह शब्द है, इसमें लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा और वचन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन 1 ही आएगा, ए आएगा। लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन का ये शब्द है सुचेतु, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला सवाल है तत्र काक पत्न्या सह वसते स्म रेखांकित पदे विभक्तिरस्ति। ये पत्नियां है, इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें विभक्ति ऑप्शन बी तृतीय विभक्ति है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है उक्तवान इत्यत्र प्रत्यय विद्यते। उक्तवान में प्रत्यय कौन सा है, इसमें प्रत्यय तुप प्रत्यय है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कितवित प्रत्यय गलत बता दिया। 63 का सही होगा वो हम थ्रू ऑप्शन ए, इसमें कितवित प्रत्यय है। नेक्स्ट है 64 क्वेश्चन है अरण्याभिमुखम अत्र संधिरस्ते। इसमें संधि कौन सी है, अरण्याभिमुखम, इसमें संधि है वो है 64 का ऑप्शन डी आएगा, दीर्घ संधि है। अरण्य धन अभिमुखम, यहाँ या आ की मात्रा लगी है और दीर्घ आ ई उ री, ये दीर्घ हो जाए तो दीर्घ संधि होगी, तो यहाँ आया है अरण्य धन अभिमुखम, अरण्याभिमुखम दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल है 65वां 65 क्वेश्चन है सुवर्णहारम अत्र समास अस्ति। इसमें समास कौन सा है, इसमें समास है मित्रों तत्पुरुष, ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल है पंद्यास दिया हुआ है, उसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। पंद्यास आधारित क्वेश्चन। पापानुवारित इत्यस्य छंदी विच्छेद करने, इसका छंदी विच्छेद करना है शब्द का, इसका संधि विच्छेद है वो ऑप्शन ए में है, पापादधन निवार्यति, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 66 का। नेक्स्ट सवाल है संत अत्र विभक्ति और वचन। संत में विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, ये सवाल है, ऑप्शन बी आएगा इसका प्रथमा और बहुवचन है। आपातगतम इत्यत्र समास अस्ति। आपातगत में समास कौन सा है, ये सवाल है, ऑप्शन बी क्रमधारय समास है, इसमें सॉरी तत्पुरुष समास। 68 का ऑप्शन बी आएगा, तत्पुरुष समास है। आपातगतम तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है 67 क्वेश्चन है, सॉरी 69 क्वेश्चन है सन्मित्रम इत्यत्र लिंग अस्ति। सन्मित्र में लिंग कौन सा है, ये सवाल है, इसमें है भुजंग, सॉरी नपुंसकलिंग, ऑप्शन बी आएगा नपुंसकलिंग है। 69 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है श्लोक, इसमें छंद वर्तते, वो श्लोक ऊपर है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसमें भुजंग पर्याद है वो छंद है, इस तरह का ऑप्शन, सॉरी मित्रों वापस देख लेते हैं एक बार। पापा निवारिति योजित हिताय गुयम निगुति गुणान प्रकटीकरोति। इसमें है मित्रों वसंत तिलका, यानी चित्र का ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट सवाल है 71 क्वेश्चन है झ वर्ण से उच्चारण स्थान, झ वर्ण का उच्चारण स्थान है वो कौन सा होगा, तालु, इच्छु ऐसा नाम तालु, च वर्ग में झ आता है तो इच्छु ऐसा नाम सूत्र के अनुसार तालु का यह शब्द है झ। अगला सवाल है हितम मनोरिच रिक्त स्थान वच उचित पद है सुक्ति संयोजित। इसमें सुक्ति कौन सी है पूर्ण करना आपको, रिक्त स्थान में क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा दुर्लभम। हितम मनोरिच दुर्लभम वच, ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है सूरदास आंखों से अंधा था, इसका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, तो इसका ऑप्शन डी आएगा सही। सूरदास नेत्राभ्याम अंध आसित, ऑप्शन डी इसका आएगा। अगला सवाल है विद्यालय गमनेन पूर्व गृह कार्य कुरु वाक्य से शुद्ध रूपम किम। इसका शुद्ध रूप है वो किसमें है, विद्यालय गमनात् पूर्व गृह कार्य कुरु, तो ऑप्शन ए इसका आएगा 74 का। नेक्स्ट सवाल है 75 क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूर्ति करना है आपको,
इसमें क्या क्या आएगा? ऑप्शन बी सही आएगा। केशव 5.5 वादने मित्र स क्रीडितुम गच्छति 5.5 को सार्धपंच कहेंगे। महेश वादने पठितुम विद्यालय में गच्छति, इसको 10 कहेंगे। फिर अंकित रात्रो पादोन 9 यानी 8:45 यानी 8:45 वादने गृहम गच्छति। अहम साय यानी 7:15 को सपाद सप्त वादन पर्यंत लेखन कार्य करोमि। सपाद सप्त। तो ऑप्शन इसका 75 का बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपाद सप्त यानी 7:15 पर। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है भाषा रहस्यम इत्यस्य रचनाकार अस्ति। भाषा रहस्यम ग्रंथ किसका है? ये सवाल है। ये ग्रंथ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन ए आएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन है यदा प्रथम काष्ठे फलके वा निर्मितेषु बृहदक्षरेषु छात्रे आंगुल्या संचलांस्य अभ्यास क्रियते तदा लेखन शिक्षण से एवं विधि भवति। वो विधि कौन सी होगी लेखन की? तो वो मांडश्री विधि। नेक्स्ट सवाल है गद्य शिक्षण से विधि न अस्ति। गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। 78 का सही होगा ऑप्शन डी तुलनानुकरण विधि नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 79 निगमन विधि सोपाना क्रम अस्ति। निगमन विधि के सोपानों का क्रम सही है। वो मित्रों ऑप्शन ए में है। यानी सबसे पहले नियम, फिर स्पष्टीकरण, फिर प्रयोग प्रदर्शन और फिर पुनः परीक्षण। सोपान 4 है। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है मौखिक परीक्षा या भेदो न अस्ति। मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? 80 का ऑप्शन डी आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ये मौखिक परीक्षा का भेद नहीं है। सलाह का शास्त्र अंत्याक्षरी मौखिक परीक्षा के भेद है। अगला सवाल है अधोलिखितेषु श्रव्यदृश्य साधन अस्ति। श्रव्यदृश्य साधन कौन सा है? ये सभी श्रव्यदृश्य संगणक यानी कंप्यूटर, दूरदर्शन और श्रव्यदृश्य विलेख। नेक्स्ट सवाल है शिक्षण सूत्राणाम सिद्धांत का प्रतिपादित्व। शिक्षण सूत्रों सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बेहतरीन क्वेश्चन ये सही होगा ऑप्शन सी। दोनों है, हर्बर्ट स्पेंसर भी है और कॉमेनियस भी है। मूल्यांकन अस्ति। मूल्यांकन है। उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया भी है, सतत प्रक्रिया है और व्यापक प्रक्रिया भी है। यानी ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है यास्मिन काव्य शिक्षण विदो शिक्षक पूर्वशोधानां व्याख्यां करोति तत्परं श्लोकस्य अर्थ कथ्यते स विधि केन नाम्ना ज्ञाते। 84 का सही होगा मित्रों ऑप्शन ए व्याख्या विधि है। यानी काव्य शिक्षण विधि है, शिक्षक पूर्व शब्दों को व्याख्या करता है, फिर उसके बाद श्लोक का अर्थ भी बताता है, व्याख्या विधि होगी। नाटक शिक्षण क विधि सर्वोत्तम। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? वो होगी ऑप्शन डी वाली समवाय विधि। भाषा या विशेषता अस्ति। भाषा की विशेषता है ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सभी हैं। भाषा एक अव्यवस्था अस्ति या अनुकरण ज्ञाते। भाषा सभ्यता विकास समाप्नोति और भाषा स्थूलत सूक्ष्म प्रति विकसति। संस्कृत पाठ्यपुस्तक से भेदोस्ति। संस्कृत पाठ्यपुस्तक के भेद है 87 का सही होगा ऑप्शन सी। सूक्ष्म अध्ययन से पुस्तकम और विस्तृत अध्ययन से पुस्तकम दोनों भेद है। मौन पठन से उद्देश्य वर्तते। मौन पठन का उद्देश्य है होगा, ये सभी उद्देश्य है छात्रेषु स्वाध्याय से परंपराया विकसनम, छात्रेषु अर्थग्रहण क्षमताया विकास, अवधान केंद्रीकरण से क्षमताया विकास। अस्याम पद्धतौ व्याकरण से प्राधान्यम भवति। इस विधि में व्याकरण प्रदान होती है। वो विधि है मित्रों ऑप्शन बी वाली दंडान्वय विधि। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 90वां क्वेश्चन आपकी लैंग्वेज सेकंड का अंतिम क्वेश्चन। अभिनय विधो भेदो न अस्ति। अभिनय विधि का कौन सा भेद नहीं है? सही होगा ऑप्शन सी। गीत अभिनय विधि नहीं होती, अभिनय विधि होती है, रंगमंच अभिनय विधि होती है। तो ये 30 क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड L1 और L2 दोनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन यानी हम 90 क्वेश्चन है वो देख चुके हैं। आगे हम देखेंगे आपके
जो लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, उस मैथमेटिक्स के सेक्शन वीडियो के क्वेश्चन देखेंगे हम। मिलान वाले सवाल आपको खुद को मिलान करने हैं। सेक्शन वीडियो के क्वेश्चन हम देखेंगे। सेक्शन 4 सब्जेक्ट गणित, उस गणित के सेक्शन वीडियो के MCQ बेहतरीन 30 क्वेश्चन मित्रों हम कलाम एकेडमी के जो प्री रीट एग्ज़ाम 2021 को हुआ था उसका पेपर देख रहे हैं। जो आने वाली 16 फरवरी को एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस इस प्रकार सवाल बढ़ेंगे। हूबहू RBSc लेवल का पेपर 91 क्वेश्चन है। ये जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं तो ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे। यानी एक ही बिंदु से ये रेखाएं गुजर रही हैं तो इन रेखाओं को क्या कहेंगे। सॉरी, एक बिंदु से थोड़ी ऊपर चली गई तो इन रेखाओं को क्या कहा जाएगा, तो इनको संगामी रेखाएं कहा जाएगा। ये एक बिंदु से एक बिंदु इससे गुजरने वाली सारी रेखाएं तो वो संगमी रेखाएं होगी। नेक्स्ट सवाल है मैथ का क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। निम्न में से सदैव सत्य नहीं है। कौन सा सदैव सत्य नहीं है, हमेशा सत्य नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, ये हमेशा सदैव सत्य नहीं है। आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज के अंतः बाह्य कोणों का योग 8 समकोण होता है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का आधा होता है। यह सदैव सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक आयत का क्षेत्रफल, गणित का क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है मिलान करने योग्य सवाल है ये सारे, तो PDF के रूप में टेलीग्राम पर जाकर के इस पेपर को जरूर मिलान करिएगा, क्वेश्चनों को मिलान करिएगा। इनमें से सत्य कथन नहीं है, 110वां क्वेश्चन है, सत्य कथन नहीं है ये सवाल है। पूर्ण संख्या व्यवलन के लिए समर्थ है, सत्य कथन नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही है। परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए समर्थ है और पूर्ण संख्या गुणन के लिए समर्थ है। इनमें से सत्य नहीं है, ऑप्शन डी आएगा। दंड आरेख एक द्विविमीय आरेख है, सत्य नहीं है। प्रकाशित आंकड़े सेकेंडरी आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते हैं। विचर के अधिकतम और न्यूनतम मान का अंतर होता है। आयत चित्र में दंडों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण विधि से जुड़े हुए क्वेश्चन। गणित शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है 113 कि खेल विधि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की एक उत्तम विधि है, इसका कारण क्या है। खेल बच्चों की नैसर्गिक प्रवृत्ति है, इसके द्वारा बच्चों के अधिक अनुभव को प्रभावी और स्थायी बनाया जा सकता है और इसमें बच्चे भय मुक्त होकर रोचक वातावरण में ज्ञान अर्जन करते हैं। तो ये सारे कारण हैं कि उत्तम विधि होने के। नेक्स्ट सवाल, गणित में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग का महत्व क्या है। तो ऑप्शन डी आएगा। बच्चों में नागरिकता की शिक्षा, चिंतन, तर्क शक्ति का विकास होगा। बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना सीखते हैं और गणितीय उपकरण बनाने में अवकाश के समय का सदुपयोग। नेक्स्ट 115वां क्वेश्चन है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में तर्क करने की आदत विकसित होती है, ये कथन देने वाले कौन है। ये कथन देने वाले हैं लॉक। यानी गणित पढ़ने से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत, एक प्रकार से तर्क लॉक हो जाते हैं गणित पढ़ने से। 116वां क्वेश्चन है गणितीय तार्किकता की विशेषता कौन सी नहीं है, इनमें से व्यवहारिकता नहीं है। अगला सवाल है 117 गणितीय भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है, वो ऑप्शन ए गणित की भाषा स्थिर और समयबद्ध है, असत्य हो गया। गणित की शब्दावली और दैनिक शब्दावली में अंतर होता है। संकल्पना, सूत्र, सिद्धांत आदि गणित की भाषा के अंग है। गणित की भाषा अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक है। नेक्स्ट 118वां क्वेश्चन है गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन करना है। तो ये सारे सत्य कथन हैं 1, 2, 3, 4। यानी गणित प्रतिरूपों का अध्ययन है। प्रयोगशाला में भौतिक सत्यापन नहीं होने के कारण गणित एक प्रकार से रसहीन विषय है। संकल्पनाओं पर आधारित विषय होने के कारण गणित कक्षा अध्यापन का विषय है और गणित की विषय वस्तु में क्रमबद्धता और सामंजस्यता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट सवाल है 119 उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किनको होती है। पिछड़े बच्चों को भी होती हैं, अगलाने वाले बच्चों को होती हैं, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालकों के लिए, यानी इन सभी के लिए उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। 120वां अंतिम क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट मैथ का।
निम्न में से किसने लचीली और अपनाई जाने योग्य सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली अपनाने पर बल दिया? तो वो बल देने वाले हैं एनसीईआरटी 2005, राष्ट्रीय पाठ्य श्रेणी रूपरेखा 2005। तो बेहतरीन हमने गणित के शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन देखे। मिलान वाले क्वेश्चन आप स्वयं पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर जाकर के जरूर मिलान करिएगा। आगे आपके सब्जेक्ट है लेवल 1 वालों के लिए सेक्शन 5 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला सवाल है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? ये सवाल है। 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। महात्मा गांधी का जन्म जयंती था 2 अक्टूबर 2014 को पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अगला सवाल है निम्नलिखित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इस संकेत का अर्थ है फाटक वाला रेल परिपथ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। 122 का ऑप्शन सी आएगा। ये जो संकेत आपको दिख रहा है यह संकेत है फाटक वाला रेल परिपथ। 123 क्वेश्चन है असत्य कथन कौन सा है? मलावतपूर्ण है पर्वतारोहण अभियान के जुड़ने वाली सबसे अधिक उम्र की भारतीय महिला है। ये कथन असत्य है। 123 का ऑप्शन डी आएगा। आगे सत्य कथन देख लीजिए। संतोष यादव कांगसू की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। प्रेमलता अग्रवाल उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकलेलन पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बेहतरीन क्वेश्चन। इसके अलावा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल है ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध शिल्पकार वो है कृपाल सिंह शेखावत। दक्षिणी राजस्थान का मुख्य खाद्यान्न क्या है? दक्षिणी राजस्थान का खाद्यान्न मुख्य है मक्का। राज्य पक्षी उड़ावन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1983 में से राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, यह असत्य है। इसे शर्मिला पक्षी और साउंड चिड़िया के नाम से जाना जाता है। विश्व में इसकी सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान के थार मरुस्थल में है और ये घास में रहना पसंद करता है। 181 में इसको राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया, ना कि 1983। घोड़ा, मुर्गा और बयां के घर क्रमशः आपको बताना है। घोड़ा अस्तबल में रहता है, मुर्गा दड़बा में और बयां है वो घोंसला बनाकर रहती। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1961 को। मिलान करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। परछा बावड़ी वो है रामदेवरा जैसलमेर में, और खिन्नी बावड़ी जालोर में है। चांद बावड़ी है वो आबानेरी, और नीमराना बावड़ी वो अलवर में है। यानी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। सेकंड, 1, 4, 3 बेहतरीन सवाल ये। अगला क्वेश्चन है 130। राज्य के किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख के उपनाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की आंख, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर के भाग कटारगढ़ दुर्ग, मेवाड़ की आंख। 131वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन है ऑप्शन सी, बर्फ से बने मकान को क्रॉल कहा जाता है। नहीं, बर्फ से बने मकान है वो इग्लू कहलाते हैं, ना कि क्रॉल। रैन बसेरा बेघर लोगों का अस्थायी आवास है। पहाड़ी क्षेत्रों में मकानों के छतें ढालू हो गई और रेगिस्तानी इलाकों के मकानों की छतें खपरेल और बांस की बनी होती हैं। बर्फ से बने मकान है वो इग्लू। जिनमें से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या नहीं है? फूलडोल मेला 12 में नहीं, शाहपुरा में। हरियाली अमावस्या का मेला उदयपुर में, ख्वाजा का उर्स अजमेर में, और पांडुपोल मेला है वो अलवर में भरता है। भारत का राष्ट्रीय पंजाब है वो सक्सवत, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु वो किस अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर लौटते समय हो गई? तो वो अंतरिक्ष यान था कोलंबिया का। सबम्यूक्स फाइब्रोसिस किसके सेवन के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुटखा खाने के कारण। जिला उपभोक्ता मंच की संरचना किस प्रकार की होती है? तो इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 1 चेयरमैन और 2 मेंबर। निम्न में से कौन सा जल का कार्य नहीं है? जल का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए में ऊर्जा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, शरीर का निर्माण।
लेकिन ऊर्जा प्रदान वो जल नहीं करता है। 137 का ऑप्शन ए आएगा। मनुष्य की जो मुख्य गुहा है उसमें कुल कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? कृंतक दांत है वो 8 होते हैं, ऑप्शन डी। एनीमिया रोग में शरीर में किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया रोग रक्त की कमी होने के कारण हो जाता है। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मित्रों ऊतक, टिश्यू कहलाएगा। निम्न में से कौन सा साधन मुद्रित और चित्रित संदेश को उसी रूप में भेजने का श्रेष्ठ साधन है? तो वो है फैक्स, ऑप्शन सी आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन ईवीएस के इसी प्रकार सवाल बढ़ेंगे। राजस्थान के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की क्रम से कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा के 10 मेंबर हैं और लोकसभा के 25, कुल मिलाकर आपको पूछा जाए तो 35 आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की उपलब्धता के कारण किस जिले को सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है? तो वो जिला हुआ चित्तौड़गढ़। 144वां क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या नियोजन हेतु सुझाव दिया गया। क्या सुझाव है? सही होगा ऑप्शन डी। ये सारे सुझाव हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण को गणित और भाषा के अंतर्गत भाग की तरह समझाया जाए। बच्चों को ऐसी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए कि वह भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक रेखांकन के माध्यम से वातावरण को समझ सकें और प्राकृतिक वातावरण के अध्ययन में उसके संरक्षण और शरण से बचाने की आवश्यकता पर भी जोर होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए आएगा सांस्कृतिक संबंधों का सिद्धांत। ये अधिगम सिद्धांत नहीं है, उपयोगी विषय वस्तु का चयन का सिद्धांत है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत है और रुचि का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है? बेहतरीन सवाल। विलियम किलपैट्रिक है प्रायोजना विधि के जन्मदाता। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बल दिया गया किस पर? अधिगम के लिए आकलन पर। अधिगम के लिए आकलन, आपको ध्यान रखना, योगात्मक आकलन, अधिगम का आकलन, आधारित आकलन और अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग पर ध्यान दिया गया है। 148वां सवाल है, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? वो है ग्रामोफोन, अप्रक्षेपित। 149 सवाल है, कोविड-19 के दौरान विद्यालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? वो कार्यक्रम है स्माइल। अंतिम क्वेश्चन इस एग्जाम पेपर का, परिचर्चा का उद्देश्य क्या है? ये सभी उद्देश्य होंगे विषय के विस्तार से ज्ञान देने हेतु, छात्रों में तार्किक चिंतन की योग्यता करने हेतु और मूल्यों के निर्धारण में सहायता प्रदान करने हेतु। तो इस प्रकार हमारा जो प्री रीट एग्ज़ाम पेपर जो कि 2021 को कलाम एकेडमी द्वारा जो पेपर आयोजित हुआ था उस पेपर का संपूर्ण डिस्कस किया हमने। यह आपके आने वाला जो प्री रीट है 2025 और रीट एग्ज़ाम 2025 उनके लिए बेहतरीन पेपर साबित होगा। इस पेपर को आपको ज़रूर देखना है, अच्छा लगता है तो लाइक करना है इस क्लास को, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।